दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो जलीय चक्र पर आधारित वीडियो है दोस्तों, यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर। और यह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जेपीएससी के सिलेबस पर भी अपना खास महत्व रखता है, बीए के सिलेबस पर भी अपना खास महत्व रखता है। तो दो महत्व है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका जो है महत्व है। इसलिए जो है यह जलीय चक्र है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और यही टॉपिक को आप लोगों के सामने जो है मैं आज रख रहा हूं। तो वीडियो पर सरसरी निगाह रखेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, इसमें समझने की आवश्यकता है, बहुत कुछ जो है जानने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता। जब आप समझ जाएंगे तो खुद ब खुद इसके बारे में आप विस्तृत रूप से जो है चर्चा कर पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग जलीय चक्र। तो जलीय चक्र है क्या, इस पर जो है हम लोग चलते हैं कि जलीय चक्र हमारी पृथ्वी की जल आपूर्ति अविरल प्रवाह चक्र है, जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने दूसरे शब्दों में रखा है कि पृथ्वी पर हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, ध्यान देने की बात है, पृथ्वी पर हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी पर निरंतर जल का एक प्रवाह चक्र चलता रहता है। इसे ही हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। तो फिर एक बार देखते हैं कि पृथ्वी पर हो रहे विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी पर निरंतर जल का एक प्रवाह चक्र चलता है, जिसे हम जो है जलीय चक्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जल चक्र जो होता है वो किन किन माध्यमों से होकर के चलता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो जल चक्र मुख्य रूप से तरल, ठोस और गैस, ये तीन अवस्थाओं से होकर के हमारा जल चक्र गुजरता है। दोस्तों, हम लोग जो है विस्तारित रूप से देखेंगे इसको। तो तरल, ठोस और गैस तीन अवस्थाओं से होकर के जो है हमारा ये जलीय चक्र गुजरता है। और जलीय चक्र में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाने वाला होता है वो हमारा सूर्य की भूमिका होती है। सूर्य जलीय चक्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे जो है हम लोग सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं। तो यहां जो है जलीय चक्र एक महत्वपूर्ण चक्र है और प्रत्येक जीवधारियों के लिए अपना एक खास महत्व रखता है। किसके लिए? जीवधारियों के लिए, जिसमें जीवन पाया जाता है वही हमारा जीवधारी। तो जीवधारियों के लिए हमारा महत्वपूर्ण जगह रखता है जलीय चक्र। और सबसे ज्यादा जो है जल जो है जीवधारियों के शरीर में पाया जाता है। ध्यान देने जो बात है कि सबसे ज्यादा जो है जल की मात्रा जो है जीवधारियों के शरीर में पाया जाता है दोस्तों। और पर्यावरण में भी जो है सबसे ज्यादा जो है जल राशि की मात्रा पाई जाती है। तो इस पर यहां स्पष्ट हुआ इस प्रकार। अब क्या है कि जैवमंडल में हमारा जैवमंडल, ठीक है, जीवों के विभिन्न समूहों का एक मंडल समूह, यह हमारा जैवमंडल है। आने की स्थल में भी जीव है, जल में भी जीव है। तो ये जीवों के समूह को ही जैवमंडल कहते हैं, जिसमें जल पाया जाता है। तो जैवमंडलों में 15 करोड़ घन किलोमीटर जल की उपस्थिति पाए जाते हैं मित्रों। जैवमंडल की बातें हैं, कितना? 15 करोड़ घन किलोमीटर जल पाया जाता है। और वह जल जो है क्या किस रूप में पाया जाता है? किसी भी रूप में पाया जाता है, या तो ठोस रूप में होगा, या गैस रूप में होगा, या जो है हमारा ये तरल रूप में होगा दोस्तों। यानी किसी भी रूप में जो है किसी भी अवस्था में ये पाया जाता है। जलीय चक्र की चर्चा हो रही है। और जल को जो है जल का प्रमुख संग्राहक जो होता है, जल का प्रमुख संग्राहक कौन होता है? तो जल का प्रमुख संग्राहक हमारा जो है ये मुख्य रूप से जो है सागर होता है दोस्तों। सागर हमारा जल का प्रमुख स्रोत होता है। आप अंदाज भी लगा लें कि सागर का विस्तार सबसे ज्यादा है। इस स्थल मंडल और जल मंडल की चर्चा किया जाए तो सागर जो है मुख्य रूप से सागर यानी कि जलीय क्षेत्र का प्रतिशत हमारा 71% है। ठीक है, जलीय क्षेत्र का। और मात्र जो है स्थलीय क्षेत्र जो है दोस्तों, स्थलीय क्षेत्र का जो उपस्थिति मात्र 29% है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम ये दोनों को मिला दें तो हमारा ये 100% होता है। ये
जल और स्थल के प्रतिशत के हिसाब से। लेकिन यहाँ जो है जल संग्राहक के रूप में हमारा महासागर जलीय चक्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संग्राहक के रूप में माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है महासागर का जल, क्योंकि महासागर में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, तो महासागर का जल विस्तारित रूप में पाया जाता है। इसके आगे चर्चा करेंगे कि कितना जो है इसका जो है भाग है। तो महासागरों का जो जल है वो खारापन लिए होता है, ज्यादा लवणीय होता है। इसके पीछे भी कई कारण है कि वो समुद्र का जल जो है ज्यादा अवशोषित होता है, जलीय जीव उसी में मरते हैं, उसी में सड़ते हैं। हम मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, उर्वरक का प्रयोग आदि, जीव मरे हुए सारे जो है कहां चले जाते हैं, इसी महासागर में चले जाते हैं। फलस्वरूप जो है यहाँ की लवणता जो है अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। और यही कारण से यह जो है महासागर का जल मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो पाता है, बहुत ही कम उपयोगी होता है, क्योंकि खारापन के चलते न तो इसे जो है हम पीने के काम में लाते हैं और ना ही अन्य कामों में इसका प्रयोग हो पाता है। अब है कि हमारा ये खारापन का जो है जल की बात हो गई कि सबसे ज्यादा खारा हमारा जो है सागरीय में, चलिए माना मैंने कि सागरीय भाग में सबसे खारा पानी है भाई, तो मीठा पानी कहाँ है? हमारा मीठा जल किस क्षेत्र में है जिसे मैं पी पाऊं और उससे जो है मैं जीवन को जी पाऊं और अब जो जीव है वो भी जी पाए। तो स्वच्छ जल की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो स्वच्छ जल मुख्य रूप से नदियों में बहता हुआ जल जो होता है उसमें जो है लवणीय मात्रा नहीं पाई जाती है, लवण की मात्रा नहीं होती है। फलस्वरूप यह जो स्वच्छ जल होता है पीने का जल। और चट्टानों के बीच के भागों में, ठीक है, चट्टानों के बीच के भाग में जो है हमारा जल का उपस्थिति पाया जाता है, वो हमारा साफ जल, स्वच्छ जल और जो है ये हमारा मृदु जल होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भूमिगत जल, ये पृथ्वी के अंदर का जो जल पाया जाता है ये हमारा जो है स्वच्छ जल की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो यहां तक स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब क्या है कि जल जो है कि मात्रा, जल की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है उसमें? परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ प्रवाह चक्र से जल का अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक है। कभी ठोस है तो तरल बन जाएगा, तरल है तो गैस बन जाएगा। ये यानी कि हमने जो है इसमें बतलाया आपको कि जलीय चक्र मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो फिर आगे चलेंगे कि कैसे कैसे इसका जो है चक्र चलता है। तो ये जो है क्या होता है कि सिर्फ इसका अनुपात में, चक्र में जो है प्रवाह चक्र से जो है अनुपात में परिवर्तन होता है, लेकिन इसकी मात्रा ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। जलीय चक्र अर्थात हाइड्रोलॉजिकल साइकिल 3 चरणों से होकर के गुजरता है। तो 3 चरण की चर्चा आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें पहला चरण के अंतर्गत महासागर, झील और नदियों, ये हमारा पहला चरण हो गया, ठीक है। ये क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है कि महासागरों का जल, झील का जल और नदियों का जल, ये तीनों का जल सूर्य के गर्मी के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से ये क्या होता है, सूर्य से गर्मी के कारण जो है ये वाष्पीकृत हो जाता है। सूर्य का जो रोशनी पड़ती है उससे गर्म होकर के, तप्त होकर के क्या हो जाता है, ये वाष्पीकृत हो जाती है, ऊपर वो चला जाता है भाप बन करके, और यही जो है हमारा जलवाष्प बन जाता है दोस्तों, नंबर 1। और फिर क्या है उसी में कि पादप समुदाय जो है वो भी जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ठीक है, वनस्पति जगत। तो पादप समुदाय भी जो जलीय चक्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, और यह जो है फिर आगे जाकर के क्या बन जाता है, यही जो है जलवाष्प बादल बन जाता है। ये हमारा पहला चरण में हो गया। यानी कि जो भी आया हमारा महासागर, झील, नदियों में, वो जो है सूर्य के वाष्पीकरण, सूर्य के गर्मी से और जो है पादप समुदाय के द्वारा भी जो है ये क्या कर दिया गया, उसे वापस भेज दिया गया कि ले जाओ भाई, हमें जो दिया था कुछ हम मैं रख रहा हूं और बाकी सब तुम ले जाओ, ठीक है। तो ये फिर जो है जलवाष्प क्या हो जाता है, ये बादल बन जाता है। दूसरा चरण की चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि बादलों का जलवाष्प, ठीक है, बादलों का जलवाष्प ठंडे होकर के ऊपर में बादल मंडराते हैं, ठीक है। तो बादल जो है जलवाष्प क्या हो जाता है,
ठंडी हो जाता है और ठंडी होकर के जल कण के रूप में क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, ये जमा हो जाता है। और अनुकूल परिस्थिति जब उत्पन्न होती है मित्रों, जब ठंडी हवा और गर्म हवा का जब मेलन होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, वर्षण की क्रिया होती है। और वर्षण जो होती है वो हमने जो है बोला था विभिन्न चरणों के माध्यम से। तो विभिन्न चरणों में क्या है कि वर्षण जो है हमें वर्षा के बूंदों के माध्यम से, हिम के माध्यम से और ओले के माध्यम से जो है हमें प्राप्त होता है दोस्तों। और ये जो वर्षण होता है, वर्षा, हिम और ओले की प्राप्ति, तो मुख्य रूप से सागरीय भागों में और स्थलीय भागों में ये पुनः प्राप्त होता है। अब यहाँ चर्चा आएगी, हमने बतलाया था सागरीय भाग का कुल क्षेत्रफल में इसका विस्तार जो है हमारा 71% है, तो इसका तो हक 71% का बनता है। लेकिन क्या करता है, इसकी देखिए यहाँ पर जो है अपना कब्जा जमाए हुए हैं मित्रों। तो वर्षा, हिम और ओले के द्वारा जो वर्षण से प्राप्त जो है हमें जल हुए, वो हमारा 77% सागर ले लेता है, बोलता है कि नहीं 77% हमें दे दो भाई। जबकि इसका हक कितना बनता है, 71% में है जलीय भाग है, लेकिन इसे प्राप्त होता है वर्षा, हिम और ओले का जो है ये 77%। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ज्यादा लिया तो यहाँ कम होगा, क्योंकि स्थलीय भाग का हमने जो है बतलाया था 29% जो है क्षेत्र में स्थलखंड का विस्तार है। लेकिन स्थलीय क्षेत्रों में जो है जो वर्षण हमें प्राप्त होती है वो मात्र जो है 23% वर्षा, हिम या ओले के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, हम लोग नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। तीसरा चरण की चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ तो हमें ठग लिया कि 77% जो है ये वर्षा का जो है ये सागरीय जल ले लिया, बाकी 23% हमें छोड़ दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलते हैं हम लोग, ये साइकिल है चलेगा। स्थलों पर वर्षा द्वारा प्राप्त जो जल है, ठीक है, जो स्थल भाग पर, ये हमारा स्थलीय भाग पर जो वर्षा का जल प्राप्त होता है वो 3 मार्गों को ढूंढता है। ठीक है, जैसा कि जो है 3 मार्ग हम देखते हैं इसका कि 3 मार्गों का कौन कौन सा अनुसरण करता है। तो क्या करता है कि कुछ जो जल है वो भूमि द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, वो पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी में जो है भूमि में जो है अवशोषित कर लिया जाता है। दूसरा, कुछ जल जो है वाष्पीकरण के द्वारा पुनः उड़ा लिया जाता है, वायुमंडल में भेज दिया जाता है। जैसे जो है सूर्य की गर्मी के कारण, तो फिर यही क्रिया यहाँ आ गई। तो जो है वाष्पीकरण क्रिया के कारण कुछ जो है ये हमारा स्थल पर प्राप्त जल वायुमंडल में चला गया। और तीसरा चरण में आते हैं हम लोग, तो कुछ जल जो बचा वो जल धाराओं के द्वारा, तो जिसमें मुख्य रूप से झीलों के द्वारा, सागरों के द्वारा तथा महासागरों में जो है ये क्या हो जाता है, जल धाराओं के द्वारा जो है ये मिल जाता है। तो ये हमारा 3 अनुसरण करता है। अब फिर जो है स्थल भाग की चर्चा करेंगे। तो 3 अनुसरण क्या कर रहा है कि स्थलों पर वर्षा जो प्राप्त हो रहा है, तो पहला जो है कुछ भूमिगत जल खींच लिया, जमीन के अंदर चला गया, कुछ जो है वाष्पीकृत होकर के भाप बन करके ये जो है वायुमंडल में उड़ गया, और कुछ जो है जलधाराओं के द्वारा झील, सागरों तथा महासागरों में जो है ये मिल जाता है। अब स्थलीय भागों द्वारा अवशोषित जल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। क्या है, एक बार फिर से सुना जाए, स्थलीय भागों द्वारा अवशोषित जल, जो स्थल भाग में जल को सोख लिया जाता है, जल सोख लिया जाता है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के, स्थल पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस जल चक्र के अंतर्गत। अब क्या है कि अवशोषित जल, क्या भूमिगत जल के रूप में जो है हम उसे जो है प्राप्त करते हैं। तो अवशोषित जल जो भूमिगत जल के रूप में क्या होता है, ये संग्रहित होता है, जमा होता है भूमिगत के रूप में। और यही भूमिगत जल जो हमारा जो एकत्रित होता है उससे क्या होता है, वनस्पतियों को बढ़ाने में सहायक होता है, वनस्पतियों की वृद्धि में सहायक होता है दोस्तों। अब क्या है कि थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग पृथ्वी पर हिस्से की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल राशि का
5% जल ही जल चक्र के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। यानी जो जल चक्र चलता है हमारा जयमंडल में, ठीक है, वो उसमें जो है कितने प्रतिशत जल की भागीदारी होती है? मात्र 5% जल की है भागीदारी होती है इस जलीय चक्र में। बाकी 90% जल की भागीदारी जल चक्र में नहीं होता है मित्रों। अब आगे चलते हैं हम लोग कि जलीय चक्र द्वारा आर्द्रता का संचालन होता है। जल के चक्र के द्वारा क्या है? आर्द्रता का संचालन होता है, और आर्द्रता का जो संचालन होता है उससे अनेक वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती है दोस्तों। अब यहाँ हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वर्षा का जल को जो है बांट करके, इसका बजट क्या है, इसके बंटवारे पर मैं आपके सामने विस्तारित रूप से जो है सारी बातों को रख दे रहा हूं। तो निश्चित रूप से आपकी चिंता और बढ़ेगी कि ये जल आने वाला समय के लिए हम लोग के लिए कितना जो है दुखदायी होगा यदि हम इसे जो है संजो कर नहीं रखेंगे। तो इसका जो है कंक्लूजन लास्ट में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ चलता है कि वर्षा से प्राप्त जल की भागीदारी, यानी कि वर्षा से प्राप्त जल का जो है हम बजट पे आपके सामने रख रहा हूं। मुख्य रूप से 100% में जो है इसका जो है मैंने बजट आपके सामने रखने का काम किया है। तो 97.25%, 97.25% महासागरों में चला जाता है। कहां से? वर्षा से प्राप्त जल की राशि में 97.25% महासागरों में चला जाता है। और जैसा कि हमने बतलाया आपको कि महासागर का जल कैसा होता है? खारा होता है, लवणीय होता है, जो मानव एवं जीवधारियों के लिए जो है लाभप्रद नहीं है दोस्तों। तो यह जो जल क्या हो गया? यह जल हमारा जो है यूं ही चला गया, ये हमारा बिना काम का चीज हो गया। बच गया हमारा 2.05%। तो 2.05% जल है वो कहाँ है? ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हुआ है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में है और हिमानी के रूप में है। क्लियर? 2.05% जो वर्षा के द्वारा प्राप्त जल है वो कहाँ है? ध्रुवीय क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर और हिमानी के रूप में जो है ये विद्यमान है। ये भी कहानी खत्म हो गई, हम लोग के हाथ से निकल गया। अब आगे चलते हैं, कुछ हाथ लगता है कि नहीं देखते हैं। 0.68% जो वर्षा से प्राप्त जल है वो कहाँ है? भूमिगत अवस्था में है। लीजिए, ये भी जो है जमीन के अंदर चला गया। विशेष तो सफलता नहीं लगी, लेकिन कुछ लगेगी। यहाँ डीप बोरिंग सब करेंगे तो कुछ हमें जो है प्राप्त होगी। तो चलिए कुछ इसमें उम्मीद जगी है। तो 0.68% जो है वर्षा से प्राप्त जल की राशि में जो हमारा ये भूमिगत अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। अब बच गया कितना? 100% में मात्र 0.02%, 0.02% जो वर्षा से प्राप्त जल की राशि है वो जो है हमारा मानव और अन्य जीवों के लिए जो है यही हमारे लिए उपयोगी है मित्रों। और उसमें भी क्या 0.02% में क्या है कि 80% जो है 80% जो है क्या है वाष्पीकरण के द्वारा पुनः वायुमंडल में चला जाता है। और कुछ जो है पेड़ पौधे भी बोलते हैं कि लो भाई आप हमें दिया था तो मैं भी आपको दे देता हूं। आने की जो है यहाँ जो है इसमें भी 80% जो है यहाँ वायुमंडल में चला जाता है दोस्तों, उत्सर्जित हो जाता है। अब इसके बाद में है क्या कि हम जल चक्र को जो है फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सारी बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब जलीय चक्र का साइकिल को हम आपके सामने फिगर के माध्यम से रख रहे हैं कि पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच आर्द्रता का किस प्रकार से आदान प्रदान होता है और ये कैसा साइकिल चलता है ये हम देखते हैं। यहाँ हम एक तरफ से चलते हैं, दूसरे तरफ जो है खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए कि ये है हमारे वनस्पति, वर्षा, यहाँ जो है हमारा बादल है, ठीक है, और संघनन एवं बादल का निर्माण होता है। यहाँ जो हमारा जो धरातलीय भाग पर आया वनस्पति या धरातलीय भाग पर जो है तो क्या है यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो जलवाष्प ऊपर उड़ा वो यहाँ फिर बादल बन गया और ये संघनन हो गया, एक जगह जमा हो गया, फलस्वरूप ये क्या संघनित होकर के ये बादल का निर्माण किया। यही हमने जो है यहाँ लिखा है दोस्तों, नंबर 1। और फिर जो है
ये वर्षा के बूंदों के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। तो ये वर्षा के बूंदों के रूप में जो प्राप्त हुआ हमें, वो क्या हुआ कि ये जो है, अब देखिए कैसे कैसे जो है हमारा ये चल रहा है। कुछ भाग जो है हमारा झीलों में चला गया, नदियों में चला गया, तो झीलों की ओर चला गया, कुछ नदियों की ओर चला गया, वो भी झील में ही चला गया, और कुछ जो जल है हमारा सागरों की ओर चला गया। ये मिला जुला करके झील नदी और सागर के द्वारा जो है सागर में ही चला गया। कुछ जो है यहाँ पेड़ पौधे के द्वारा जो है अवशोषित कर लिया गया। ये हमारा भूमिगत जल का प्रवाह को दर्शाया गया दोस्तों। यहाँ क्लियर हो गया। अब फिर क्या है कि यहाँ पर चलते हैं हम लोग। झील में जो जमा जल है वो भाप बन करके ऊपर उड़ गया, ठीक है। यहां से भी जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, और ये पेड़ पौधे के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, जिसे हमने थ्योरेटिकल बतलाया कि सारे जो है वायुमंडल में चले गए, ठीक है। और आर्द्र वायु का जो है क्या होता है, ये संचलन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये महाद्वीपों से वाष्पीकरण होकर के कहां चला जा रहा है, ये समुद्र की ओर। और यहाँ जो ये हमने बतलाया था कि झीलों से नदियों से भी प्रवाहित होकर के जल कहाँ आ रहा है, समुद्र में मिल गया। अब फिर समुद्र का जल क्या हुआ, ये वाष्पीकृत होकर के पुनः जो है हमारा वायुमंडल में चला गया। और ये क्या है कि यहाँ फिर जो है बादल बन गया, महाद्वीपों की ओर ये फिर जो है आर्द्र हवाएं चलती है। और यहाँ जो है जब फिर जो है समुद्र की ओर जो यहाँ महाद्वीपों से वाष्पीकृत हवाएं चली, तो यहाँ फिर जो है ये बादल बना, और इस बादल से फिर वर्षा हुई। तो इस प्रकार से क्या है कि ये साइकिल चलता है, और एक तरफ से दूसरे तरफ जो है यह जलीय चक्र की क्रिया होती है दोस्तों। और अंत में हम लोग चलेंगे अब जो है महत्वपूर्ण बातों पर, कि जलीय चक्र को हम कैसे अतिक्रमण किए हुए हैं, उस पर कैसे अतिक्रमण करके हमने जो है उस पर क्या पाया है या क्या खोया है, इस पर जो है बहुत एक बिल्कुल कम समय में आपके पास में मैं सारी बातों को दे रहा हूं। हमने तो जलीय चक्र को देखा, बहुत ही आनंद लगा, लेकिन अब मुझे देखना है कि जलीय चक्र में अतिक्रमण भी हम लोग कर रहे हैं। जलीय चक्र में अतिक्रमण कैसे हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ती आबादी की सवाल आ गया दोस्तों। विश्व में दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ते जा रही है। बढ़ती आबादी के कारण अविवेकपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं मानवों के द्वारा। क्या कार्य किया जा रहा है, उसके परिणाम पर वो जाते नहीं है, सिर्फ जो है अपने नजदीक का जो है काम को देखते हैं कि हमें जो है तुरंत का जो है फायदा क्या मिलने वाला है। तो बढ़ते जनसंख्या के कारण, अविवेकपूर्ण कार्यों के कारण जो है ये हमारा मानवीय परिणाम सामने आ रहे हैं। और मानवीय परिणाम जो सामने आ रहे हैं, इससे महसूस यह हो रहा है कि मानव के उपयोग में आने वाला जो जल है, हम मानवों के उपयोग में आने वाला जो जल है, उसमें कमी अनुभव किया जा रहा है। ऐसे तो हमने बतलाया था आपको कि जल के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि हमने इस पर अतिक्रमण कर दिया है। तो किसी चीज के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो परेशानी तो होगी दोस्तों। तो इसी पर जो है चर्चा कर रहे हैं। तो मानवीय उपयोग में जो है जल के अनुभव को क्या किया जा रहा है कि कमी हो रही है। अब खलबली मचनी शुरू हो गई, इसलिए जल बचाव है, अभी भी मौका है, देखते हैं हम लोग तो क्या है। तो जलीय चक्र, तो फलस्वरूप जलीय चक्र कई भागों में जल के लिए जो है पाने के लिए कई भागों में क्या हो रहा है, संघर्ष चल रहा है। वो संघर्ष कौन सा जल का, सागरीय जल का नहीं, हमारा जो है सतही जल या भूमिगत जल जो है हमारा दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो जल है, उसी जल के लिए संघर्ष चल रहा है कि नहीं यहाँ मैं डीप बोरिंग करूंगा, तो यहाँ मैं बोरिंग करूंगा। तो भाई बोरिंग कर लो, तो एक जगह जो है कितने बोरिंग करोगे, तो जल स्तर तो नीचे जाएगा ही जाएगा। यही संघर्ष चल रहा है जो दोस्तों। फिर क्या हो रही है कि जब संघर्ष चल रहा है और जो है अविवेकपूर्ण जो है मानव के द्वारा जो है जल का जो है सदुपयोग किया जा रहा है, तो फलस्वरूप क्या हो रहा है, पीने योग्य पानी की कमी होते जा रही है, अनुभव किया जा रहा है। अब पीने योग्य पानी की
समस्या होते जा रही है। यही के चलते तो संघर्ष की चर्चा होगी। अब क्या है कि कारण है कि हमने चर्चा भी किया कि अधिक मात्रा में जो है महासागर में जो जल है उसमें लवण की मात्रा और भी बढ़ते जा रही है। दोस्तों बढ़ेगी नहीं, हमें तो बहुत मजा आता है। प्लास्टिक में खाते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं, सारा जो है वर्षा के समय में नदी के द्वारा बह करके चला जाता है। जो भी सड़ा गला कचरा होता है सारे जो है हम नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचा देते हैं। तो वनस्पतियों से लेकर के जीवों तक सारे सड़े गले चीज जो है सागर में मिल जाते हैं। ये तो लवणता का कारण बनेगा। और सूर्य का प्रभाव तो पड़ ही रहा है, जिसकी चर्चा हमने किया था। और क्या है कि ये बढ़ती आबादी की चर्चा तो हो गई, लेकिन आबादी जब बढ़ रही है तो इसे जो है विभिन्न प्रकार के संसाधनों का जरूरत पड़ रहा है, जिसमें क्या है कि वन का सफाया धीरे धीरे जो है ये करके अंधाधुंध तरीके से काट रहा है। जंगल काटो, लकड़ी को काटो, विभिन्न प्रकार के जो है फर्नीचर को बनाओ, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगाओ, तो अंत में क्या होगा? सारे जंगल की लकड़ियां खत्म हो जाएंगे। जहां जंगल खत्म हुआ सारे कहानी बदल जाएंगे। दोस्तों ना तो समय पर वर्षा होगी, ना समय पर जो है मौसम जो है दिखाई पड़ेगा, ना तो तापमान सही रहेगा। ये जो है भूमंडलीय तापन की भी चर्चा की। तो जब जंगल ही काट दीजिएगा तो समय पर वर्षा होगी नहीं, क्या होगा? हमें जो है शुद्ध हवा मिलेगी नहीं, असामयिक वर्षा होगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि की स्थिति हो जाएगी। जो बचा खुचा कारण है वो भी है हमारा जनघनत्व। शहरों में अति सघन जनघनत्व के कारण लोगों का जीवन बहुत कष्टमय होता है। फलस्वरूप जो है जल का संकट उत्पन्न होता है। और क्या है, साथ ही साथ हम जल प्रदूषण में काफी मददगार हो रहे हैं खुद, जबकि जान रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावे हमें जल की अति आवश्यकता होती है, लेकिन हम इसका अनदेखा कर रहे हैं। और फलस्वरूप जो है जो हमें पीने योग्य पानी 0.02% है उसका भी जो है हम अनादर कर रहे हैं। यही कारण है कि जलीय चक्र में भी जो है अनियमितता देखी जा रही है। दोस्तों तो आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें